हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है बिल्कुल जानदार तरीके से हम लोग साइंस की क्लास कर रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने इकाई नंबर 6 को आज हो सकता है फिनिश कर लें। आज अगर नहीं फिनिश हुआ तो इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम अल ऑल इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। तो हम तो एक ही दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी मैराथन हुआ था मैथ का ना, परसों मंडे को शाम को, तो उस मैराथन में शायद एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझसे गलत क्या हुआ था और बता देते हैं आपको थोड़ा सा। उस मैराथन में लिखना था हमें जो हमारा रेशियो आया था लास्ट में 12 और 15 और यहाँ पे 7 हम लिख दिए थे, लेकिन नहीं, हम उसको जब काटने के बाद 17/5 करना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा कट पिट गया था ना, तो एक हम शायद नहीं वहाँ पे मिस कर दिए एक, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे 35 लिख दिए थे, 35। फिर उसके बाद सारे को हम जब 5 से कट किए तो यहाँ पे 7 बचे 35, 7 बचा, तो इसी तरह यहाँ पे 7 आ गया था, 7 आ गया था, लेकिन 17 बचे 85 होगा, यहाँ पे आप 85 बना लेंगे। एक क्वेश्चन था जिसमें कि उसमें रेशियो वाला था, ए रेशियो बी रेशियो सी। जो बच्चा देखा होगा वही कर पाएगा, जो नहीं देखा होगा उसको समझ में आ ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना। जो देखा है वो करेक्ट कर लेगा उसे। वैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया है, बच्चे करेक्ट कर लिए होंगे। कुछ बच्चे हैं भाई, अगर 17 को अगर यहाँ पे 7 लिख दिए, बाय द वे हम देखकर प्रोसेस तो सब कुछ सही था ना। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर आपने गलत बता दिया। हाँ, गलत बता दिए भाई, अब हम डिसलाइक करेंगे। कर दीजिए भैया डिसलाइक, आपकी मर्जी है, आपकी उंगली है ना, कर दीजिए, क्योंकि मेहनत है हमारी। आप लोग अगर समझ सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो थोड़ा मोटा हो सकता है गलती ना, तो आप लोग थोड़ा सा माफ़ कर दिया करें इस छोटे मोटे गलती के लिए और अपना पूर्ण सहयोग दें। हम तो यही कहेंगे, ऑनलाइन शिक्षण सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए दिन रात मेहनत करता है ना। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनेक बच्चों तक इसे पहुँचाएँ। जिस बच्चे को लाभ नहीं मिल पाता है वहाँ तक पहुँचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया इसमें, लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है ना। एक कल हम बोले थे आपको जैव द्रव्यमान पढ़ाने के लिए, मतलब कोई बायोमास क्या होता है। लिख लीजिए पहला हेडिंग, जैव द्रव्यमान। ये आपके सिलेबस में है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ से आपका यूपी टेट भी क्लियर होगा, ऐसा ना समझा करें, ठीक है ना। यूपी टेट के लिए ऑनलाइन शिक्षण 2.0 भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास क्या होता है। अब बायोमास मतलब समझ रहे हैं, जैव द्रव्यमान मतलब समझ रहे हैं, इसके नाम में छिपा है वनस्पति और जंतु। वनस्पति और जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। बात क्लियर है। जैसे वनस्पति से हमें क्या मिलता है, प्रकृति हमें क्या देती है वनस्पति से, जैसे लकड़ी देती है। अगर कृषि होता है तो कृषि में कुछ उत्पाद मिलते हैं हमको जो अपघटक के रूप में मिलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। जैसे गोबर हो गया, हमको गाय से मिलता है, जो पशु होते हैं हमारे वहां से मिलता है। यही सब बेटा, यही सब है हमारा वनस्पति द्रव्यमान, यानी कि जैव द्रव्यमान। जैव द्रव्यमान बोलिए फिर बायोमास बोलिए। आप लोग गांव में देखते होंगे कि जो गोबर होता है, यानी जो गाय का गोबर होता है बेटा, उसको लोग एक गड्ढा खन के उसमें डालते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोबर प्लांट बोलते हैं, है ना। तो हमारे तरफ भी है, कई था, फिलहाल बंद हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रसाधन हो गया लोगों के पास, संसाधन हो गया कि लोग उसको बंद कर दिए। क्योंकि वहां से बेटा वह कह लीजिए कि हरित ग्रेड, हरित आपका गैस था, उससे हरित एनर्जी निकलती थी, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होते थे, है ना। लेकिन एक यह था कि कह लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता था, है ना। अब क्या है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, ग्रामीण घरों में आप चूल्हा देखे होंगे पहले, अभी भी होगा, बहुत सारी जगह है हमारे तरफ हैं, बहुत सारे लोगों के पास हैं। तो चूल्हा, चूल्हे में लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोटी जलाते हैं। उससे क्या होता है, कुछ एनर्जी तो उनको मिलती है खाना बनाने में, लेकिन कुछ क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। कुछ ही वेस्ट नहीं होते हैं, कुछ ही सिर्फ खाने बनाने में एनर्जी लगती है, सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। कैसे, आपको पता है वातावरण खुला होता है, इन्वायरमेंट पूरा चारों तरफ, ऐसा थोड़े है कि पैक करके बनाएंगे ऑक्सीजन जाएगा नहीं, कहाँ से चलेगा ससुरा, वो तो बुझ जाएगा ना भैया। तो क्या करेंगे भैया, उसे हम थोड़ा खोल के ओपन में बनाते थे। आज के तरह थोड़े है कि गैस आ गया, सिलेंडर आ गया, रख दिए, किचन में बनाने लगे। अब क्या बन रहा है, पकौड़ी फुलौड़ी क्या बन रहा है, सब कुछ कोई पड़ोसी को पता नहीं चलता है, सुगंध से चला जाता है तो पता चल जाता है ससुरा आज कुछ बना रहा है ना, खुशबू आ रहा है, कल हम बनाएंगे, इस तरह कंपटीशन होता है। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे बेटा, लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, और गोहरी जो होती थी, उपला जिसे बोलते हैं गाँव में, वह लोग जलाते थे। इससे क्या होता था, कुछ ही एनर्जी हमें मिलता था खाने बनाने में, या फिर कुछ ही एनर्जी हम यूज कर पाते थे। जैसे 8% बस सिर्फ, अगर मानक एक तय किया गया है, जो मानक के अनुसार देखा जाए तो 8% एनर्जी सिर्फ हम उसे यूज कर पाते थे एनर्जी के रूप में, और बाकी 92% कहाँ जाता था, प्रदूषण बन जाता था।
कोल के रूप में बन जाता था, मतलब गैस के रूप में, धुएं के रूप में देखते थे, धुआं, चिमनी, मतलब बहुत सारे पोल्यूशन होता था उसमें। तो इसी को देखकर सरकार ने 2015 में लाया उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के बारे में सभी लोग जानते होंगे, 2015 में आया, जिसके थ्रू गैस का वितरण शुरू हो गया। लगभग 8 करोड़ गैस का वितरण हो चुका है 2021 में जो आपका बजट आया उसमें बोला गया है। और 2021 में यह भी बोला गया है बेटा बजट में कि आपका 1 करोड़ अभी गैस बांटा जाएगा। अगर बजट देखना है आपको ना, बजट पूरा वीडियो बजट का, तो ऑनलाइन शिक्षण 2.0 चैनल है इसी ऑनलाइन शिक्षण का, वहां पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वहां पर हम ही पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं, मात्र 40 या 50 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए, पहला है बेटा वनस्पति एवं जीवों से जैव द्रव्यमान हमें होता है, जो मिलता है उसे बोलते हैं। दूसरा चीज कच्चे तेल और कुएं से के बारे में कर लेते हैं। कच्चे तेल के कुएं से, कच्चे तेल के कुएं से, जैसे आपको पता होगा, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तेल का कुआं कहाँ पे है, तो बोलेंगे जो अरब वाला देश है ना, जहाँ पे सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब सारे कंट्री पाए जाते हैं, है ना। जो खाड़ी प्रदेश होते हैं, खाड़ी देश होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कुआं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे संसाधन मतलब कि बहुत पर्याप्त मात्रा में बेटा, और वहां पे जो कह लीजिए कि वह बिल्कुल मेडिटेरियन जो आपकी लाइन है ना, 0 डिग्री लाइन, हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, आपका ज्योग्राफी बस 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है आपका। तो वहां पे क्या है, मेडिटेरियन जो लाइन गया है आपका, जो आपका 0 डिग्री लाइन गया, उसके आसपास बहुत ज्यादा प्रसाधन है, संसाधन है, ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो देश उसके आसपास हैं वो बहुत ही ज्यादा, उसी से उनका आय होता है, कह लीजिए, है ना। तो वहां पे सबसे ज्यादा कच्चे तेल के कुएं हैं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। उस पेट्रोलियम पदार्थ को बेचा जाता है, जैसे कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, जो हमारा कह लीजिए का सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग की महिलाएं, हम लोग के घर के औरतें हो गई, या फिर कह लीजिए आदमी हो गए, फेस वॉश वगैरह लगाते हैं, ये सब पेट्रोलियम प्रसाधन ही है बेटा, सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग कोल यूज करते हैं, कहाँ से आता है, कोक यूज करते हैं, कहाँ से आता है, वैसलीन यूज करते हैं, कहाँ से आता है, सब कुछ कच्चे तेल के कुएं से प्राप्त होता है भैया। उस कच्चे तेल के कुएं को हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, वहां पे कोक निकालते हैं, कोक को हम क्या करते हैं बेटा, कल ये प्यूरिफाई करते हैं, वहां पे आसवन करते हैं, आसवन विधि द्वारा, अभी हम बताएंगे उसको, घबराइए नहीं। तीसरा नंबर जैव द्रव्यमान के अंदर तीसरा हेडिंग डालेंगे, कोयले की खान। अब कोयले की खान क्या होता है सर? अब यहां पे आप लिखेंगे, इसके अंदर कोयले की खान के अंतर्गत लिखेंगे भैया, कोयले की खान, कोयले की खान के अंतर्गत लिखेंगे, लिखिए आप लोग, लिखिए कोयले की खान के अंतर्गत। इसके अंदर क्या होता है, खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त होता है। अब पत्थर क्यों बनता है ससुराई? आपको पता है कि जब पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों पहले, लोग कहते हैं ना, राजा दादी दादी कहानी सुनाते हैं, दादा दादी क्या कहते हैं, एक राजा था, उसी तरह हम कहते हैं करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक में जो उथल पुथल मचा था, उथल पुथल मचा था, क्योंकि हमको पता है हम लोग का ये वातावरण है ना, तो केवल हम ही लोग के समय नहीं है, ये बहुतों बार विघटित हो गया है, बहुतों बार खत्म हो चुका है। हम लोग का भी जिंदगी एक दिन खत्म होना है, ठीक है, फिर कोई आएगा, फिर हम लोग अत्याचार इतना कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ ना, खत्म तो होना ही रहता है। उसी तरह हम लोग के पहले जो लोग रहते थे, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा थेरोसिक युग का, जिसमें कि थेरोसिक पीरियड में, जैसे कि अभी भारत सरकार जो है मॉन्यूमेंट्स भी बनाने वाली है थेरोसिक पीरियड का, एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से म्यूजियम बनाने वाली है, जिसमें कि डायनासोर हो गया, जो पिछली प्रजातियां होंगी वो सब रखी जाएंगी उसमें, कि जिससे कि टूरिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आकर्षण हो, और वो देखें तो जिससे कि भारत आय का एक स्रोत बन पाए भारत के, है ना। तो इस तरह तो जो थेरोसिक पीरियड में बेटा होता था, जैसे कि आपके डायनासोर होते थे, और सेनोजोइक पीरियड में बहुत सारे जीव जंतु होते थे, ये सब क्या हुए, विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए ससुरा सब, विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि करोड़ों सालों तक बेटा जमीन के अंदर ये दबे रहे। विलुप्त होने के बाद उल्का पिंड जब गिरी, उल्का पिंड गिरने के बाद पूरा धधक रहा था पृथ्वी, पृथ्वी पूरी आग के गोले के रूप में धधकती थी। धधकने के बाद अचानक से बारिश हुई, बारिश से पूरा लाखों करोड़ों साल बाद ताप दाब के कारण, पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण क्रिया चलता रहा, रासायनिक क्रिया चलती रही, और यही सब कारण से बेटा एक तरह से ठोस कोयले के रूप में बन के उभरा। यही ठोस पत्थर जो था ना, हमारा कोयला था, पेट्रोलियम था, अलग अलग चीज़ें थी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि कोयला कैसे बना, ठीक बेटा। बहुत पुरानी बात है कि जंगल वगैरह रहते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जो भौगोलिक हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत पुराने, बहुत करोड़ों साल पहले जंगल वगैरह रहते थे, घने जंगल, उनके दबने की वजह से अब करोड़ों लाखों साल तक ताप दाब की प्रक्रिया उसमें चलती रही, रासायनिक क्रिया होती रही, जिसके कारण वह बिल्कुल हमको कठोर पत्थर के रूप में मिले। जो प्रसाधन तब दबे थे अब हमको फायदा कर रहे हैं, आने वाले
पीढ़ी के लिए फायदा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, खोद रहे हैं, कहाँ निकल जाए ससुरा, ड्रिलिंग कर रहे हैं, कहाँ निकल जाए। अभी हम बताएंगे सारी चीज़ें, आप लिखते रहिए। अब यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बताने हैं, तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको बताते बताते मिल जाएगा। पहला, क्या ईंधन पदार्थ के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम लास्ट तक जाते जाते सबका आंसर देंगे, तब तक आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। क्या ईंधन पदार्थ के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? हाँ तो बताइए कौन कौन, नहीं तो वेट करिए। दूसरा प्रश्न, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन का तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर शायद मिल गया होगा आपको, ऊपर हमने बक दिया। इसके बाद तीसरी चीज आप बताएंगे, क्या हमें मूल रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं, जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन, कोयला, कच्चा तेल, इसको क्या मूल रूप में यूज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कारण बताइए। ये तीनों क्वेश्चन आप लिखेंगे अपने कॉपी पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, पूरा खत्म हो जाएगा तब, यह पूरा क्लास खत्म होने के बाद अब इसे बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे। पेट्रोलियम हो गया, ईंधन हो गया, तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? वही चीज है, पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण यानी कि फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु उष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। बस यही तो है पेट्रोलियम और ईंधन का संसाधन, एक तरह से कर लीजिए। अब ये पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है, एक पेट्रो, एक ओलियम। पेट्रो और ओलियम से मिलकर बना है पेट्रोलियम बेटा। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। यह चीज आप लिख लेंगे, लिखते चलिए, काम की बातें सारी बताई जा रही हैं, आप लिखते चलेंगे बेटा। पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार पाया जाता है। गैस का, जैसे हम ड्रिलिंग किए तो ऐसा नहीं कि हमें कठोर पदार्थ ही मिलेगा, कुछ कठोर, जैसे कि अब अगर आप अभी देखेंगे जो गांव वगैरह में ये बोरिंग होती है ना, तो उसमें कह लीजिए कि जो नीचे से जो समरसेबुल लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, बहुत जाते जाते नीचे पत्थर आ जाता है। लोग बोलते हैं अब यहाँ बोरिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से वहाँ से उठाते हैं, दूसरी जगह करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ 3-4 जगह हुआ है, तो वहाँ नहीं हुई बोरिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कठोर पत्थर है बचवा, इस वजह से नहीं हो पाई। अधिकतर यह शहरों में देखा जाता है, शहरों में, क्योंकि ऊपर की जो पानी होती है, लेवल होता है, बिल्कुल गंदा होता है, और गाँव में तो बिल्कुल फ्रेश होता है। 30 और 40 फीट के आसपास में पानी मिल जाता है, लेकिन शहरों में 120 चले जाइए, फिर तब जाके पानी स्वच्छ, मतलब अच्छा मिलता है, पीने योग्य मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखेंगे पत्थर आ गया बीच में, तो उसको उठाते हैं, दूसरी जगह करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर नहीं काट सकते, अगर काटेंगे तो हो सकता है कुछ मटेरियल उसमें से निकलने लगे, है ना। तो इसी तरह पत्थर को काट कर बेटा अनेक पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, है ना। यह बात आप लिख लेंगे। अब देखिए पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं हम लोग? जो पेट्रोलियम होते हैं किससे बने होते हैं? गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। अब ये गैसीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? अभी बताएंगे, वेट करिएगा। एथ मतलब कि एन, इन, आइन, सारा फार्मूला बताने वाले हैं अभी आपको। जो आपको कह लीजिए बॉन्ड है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सभी बॉन्ड के हम फार्मूला बताएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे, आपको बेहद आसान तरीके से याद हो जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए सिर्फ। अब देखिए यहाँ से आपको पता चला जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसमें क्या विद्यमान होता है? गैसीय हाइड्रोकार्बन विद्यमान होता है। अब ये गैसीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? अभी बताएंगे, वेट करिए थोड़ा सा। अब ये पेट्रोलियम को ही क्या बोलते हैं? जो पेट्रोलियम होता है द्रव के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? उसे द्रव गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव गोल्ड, यानी कि लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। द्रव सोना बोलिए या फिर लिक्विड गोल्ड बोलिए, दोनों बातें की है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। अब देखिए जो बेटा पेट्रोलियम द्रव होते हैं इनका यूज होता है कहाँ कहाँ पे यूज होता है सर? कृषि उद्योग में यूज होता है, पहली चीज है। यातायात संचार में यूज होता है, दूसरी बात है। और बहुत महत्वपूर्ण जगह, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, घर हो गए, घर में एलपीजी के रूप में आप यूज करते हैं ना, क्या होता है? वही तो होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है, विश्व का सबसे पहला पेट्रोल जो कुआं था कहाँ पे खोदा गया था? विश्व का सबसे पहला पेट्रोल कुआं कहाँ पे खोदा गया था? बताएंगे अमेरिका में। अमेरिका में बचवा, अमेरिका में खोजा गया था। और कब खोजा गया था? तो बता देंगे 1859 में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? तो एक अमेरिका का प्रांत है, अमेरिका के प्रांत, जैसे हमारे यहाँ 75 राज्य हैं, 75 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 7500 जिले हैं हमारे यूपी में ना। उसी तरह भैया प्रांत हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्य है उसी तरह प्रांत हैं अमेरिका में 50 प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत है टक्सास जिसे बोलते हैं। उसी तरह एक और प्रांत है जिसका नाम है बेटवा क्या नाम है? बता देंगे पेंसिल्वेनिया। क्या नाम है? पेंसिल्वेनिया, लिख देते हैं पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था 1859 में अमेरिका में। लेकिन अगर पूछा जाता है भारत में कब खोजा गया था,
कब खोजा गया था या फिर कब खोदा गया था पेट्रोलियम का कुआं? तो बता देंगे 1867 में। कहाँ पे? असम में। 1867 में असम में खोदा गया था। असम में बेटा। ये कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? क्या दिग्बोई में? असम के दिग्बोई में नहीं, असम के दिग्बोई में नहीं। कहाँ पे? सबसे पहला बताएंगे बेटा, असम के अंदर सबसे पहला जो हमारा कुआं खोदा गया था वो मकक नामक जगह पे खोदा गया था। मकक याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है, लिखना है आपको, ठीक है। पेट्रोलियम ईंधन तथा अम्ल उत्पाद के प्रमुख स्रोत के अंदर ये आपको लिखना है बेटा। इसे आप यह ना समझे कि हम चले गए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का पोर्शन तो है ही खैर यह, क्योंकि कुछ मिलता जुलता है दोनों में, तो आप इसे लिख ले, ठीक है। हम तीनों को मिला सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सबको मिला के पढ़ा देंगे, बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, तो आप इसको लिखते चलें। अब इसके बाद देखिए, इतना चीज हो गया। इतने चीज के बाद हमें क्या पढ़ना है आगे? अब पढ़ना है पेट्रोलियम शोधन कैसे होता है। पेट्रोलियम शोधन कैसे होता है, एक चीज बताने वाले थे, देखिए दिमाग से स्किप कर गया। क्या बताने वाले थे? दिमाग से स्किप किया, चलिए कोई बात नहीं, अब इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पेट्रोलियम शोधन की तरफ। पेट्रोलियम शोधन क्या होता है? पेट्रोलियम शोधन अभी हमने बताया था आपको ना, क्वेश्चन दिया है आप लोग को कि क्या हम मूल रूप में पेट्रोलियम को यूज कर सकते हैं। मूल रूप मतलब कि जैसे निकाले वैसे यूज कर सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या है? नहीं सर। अगर नहीं सर मतलब आपको पता है, अगर हम मूल उसको रिफाइन करने के बाद, उसको प्योरीफाई करने के बाद अगर हम यूज करते हैं, तब भी हमारा इंजन जो है ना, कुछ सालों बाद या फिर कह लीजिए अगर ज़्यादा तगड़े से चला दिए, बैठ जुट जाता है। अच्छा, मतलब कि अच्छे पेट्रोल नहीं होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा इंजन भी खराब होने का डर होता है। लेकिन अगर मूल रूप में यूज करने लगे ना, तब तो बैठ ही जाएगा एकदम। तुरंत निकालेंगे, तुरंत कचरा फचड़ा रहता है बेटवा उसमें, वो क्या होगा, सब कुछ जंग लग जाएगा। हमारा इंजन जो है ना, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगी, एवरेज ज़्यादा नहीं दे पाएगा तब, है ना। इस वजह से हम, बिल्कुल पता है आपको, जो एरोप्लेन में पेट्रोल यूज होता है, एरोप्लेन में भी पेट्रोल ही यूज होता है, डीजल ही यूज होता है, लेकिन उसका क्वालिटी दूसरा होता है। उसको अगर हम लेंगे ना हाथ से, तो जैसे कि टपकेगा, उसमें क्या होगा बेटा, तुरंत सरक जाएगा। इन सब में क्या करिए, जितना ज़्यादा लसर होगा उतना ज़्यादा प्योर, मतलब उतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है पेट्रोल। जितना ज़्यादा पानी की तरह होगा, जितना ज़्यादा पतला होगा, उतना ज़्यादा प्योर होगा और उतना ज़्यादा महंगा मिलेगा। जो हवाई जहाज के होते हैं पेट्रोल डीजल बेटा, इसमें क्या होता है, ये वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर होता है। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो सब पूरा काला होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर और देखें, लेवल में देखें, अच्छे लेवल में देखें, मीडियम लेवल, तो भूरा होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा काला होता है, कर लीजिए, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा खराब चीज़ मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा कि आपने पेट्रोल को मरकैप्टन मिलाते हैं, मरकैप्टन नहीं होता है ना, पेट्रोल को जो नॉकिंग कम करने के लिए हम लोग एक पदार्थ मिलाते हैं, नॉकिंग कम करने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं, पेट्रोल में भी और डीजल में भी नॉकिंग कम करने के लिए पदार्थ मिलाते हैं। नॉकिंग कम करने का मतलब कि बर्निंग ज़्यादा होगा और जो धुएं के रूप में है कचरा वो कम निकलेगा। इसे बोलते हैं नॉकिंग कम करना, मतलब बर्निंग ज़्यादा अच्छे से होगा, उसे बोलते हैं नॉकिंग कम करना। यानी कि फ्यूल जो है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से जल जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं नॉकिंग कम करना। उसके लिए हम एक पदार्थ मिलाते हैं उसमें, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको, आप लोग सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्किप किया दिमाग से मैंने। अब इसको देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम चलते हैं पेट्रोलियम के शोधन की तरफ। शोधन की तरफ, शोधन कैसे होता है पेट्रोलियम का शोधन, क्योंकि हमें तो शोधन करने के बाद ही यूज करना है ना, ऐसे थोड़ी यूज करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। अब देखो पेट्रोलियम भैया पहले तो याद कर लेंगे, भूरे कलर का होता है, भूरे कलर का होता है, गाढ़ा भूरे कलर का होता है, मतलब गहरे भूरे रंग का होता है। जैसे कि चिकना एवं जल से हल्का द्रव होते हैं, जल जैसे हल्का द्रव जल होता है ना, जैसे उसी तरह हल्का द्रव ये भी होता है, बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि सुगंध में हो गया, पानी बदबू थोड़ी करती है, जो खराब पानी वही बदबू करता है। लेकिन ये अब थोड़ा सा आते हैं इसमें, इसके अंदर मरकैप्टन वगैरह मिलाया जाता है, कह लीजिए कि जिसके कारण इसमें बदबू वगैरह आता है। तो हम बताएंगे आपको आगे, गैस वाले में, एलपीजी वाले में भी बताते हैं अभी। इसके बाद बेटा पेट्रोलियम शोधन, जो तेल संस्थान है, तेल शोधन कारखाना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। प्रभाजी आसवन क्या होता है सर? अब देखिए, अगर बात किया जाए आपके यहाँ तेल का शोधन संस्थान कहाँ पे है बिहार में, तो बताएंगे बरौनी में है, असम की तरफ है, मुंबई की तरफ है, मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ तेल होता थोड़े है, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, मुंबई हाई वगैरह में होता है, जो हमारे तटीय इलाके हैं भारत के, वहाँ पे होता है तेल, वहाँ पे तेल के कुएँ हैं। लेकिन ज़्यादातर हम तेल अगर अपने ही भारत में उत्पाद करके अपने भारत में यूज करें, तो ज़्यादातर हम लोग गाड़ी मोटर वगैरह बंद करना होगा, या फिर तेल जो इसमें 86.5 रुपये में मिल रहा है ना, तो अब क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा दाम, जिससे कि आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, जाने के लिए डरेगा, भैया साइकिल से चलने सबसे अच्छा है, हो जाएगा 200 रुपये लीटर, 300 रुपये लीटर हो जाएगा। अगर हम केवल भारत में जो उत्पाद हो रहा है सिर्फ उसी का यूज करें तो। इस वजह से हम बाहर से आयात करते हैं, वहाँ से आयात करते हैं और अपने यहाँ लाके प्यूरीफाई करते हैं। आयात करते हैं कच्चा, लाते हैं प्यूरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं बेटा, है ना। कह लीजिए कि 10-5 रुपये, 10-15 रुपये इस तरह लीटर में आता है तेल, है ना, बाहर से। लेकिन यहाँ पे आते आते देखिए इतना महंगा हो जाता है टैक्स वगैरह लगने के बाद।
ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं इसका प्योरीफाई कैसे करते हैं। पहले आप करेंगे कच्चे तेल का प्रभाजन स्तंभ लेंगे, मतलब बड़ा सा एक स्तंभ लेंगे लोहे का, जो भी आपका मेटल का बना हो। उसके अंतर्गत पेंदे, जो पेंदा है बेटा उसका बड़ा पेंदा होगा, बड़ा से लेंगे तो 1 लीटर 2 लीटर थोड़े उसमें प्योरीफाई करेंगे, लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टैंकर का ना, उसमें उड़े लेंगे टैंकर तब जाके उसमें प्योरीफाई होगा और तब हमें कुछ फायदा होगा। अब उस टैंकर में बेटा उसको हम क्या करेंगे, बड़ा सा टैंकर में उसमें भर देंगे, तेल जितना भरना होगा। अब उस टैंकर में भरने के बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे गर्म करेंगे। इस ताप पर पेट्रोलियम के फाल्ट जैसे प्रभाजन को छोड़कर बाकी समस्त प्रभाज वाष्पित हो जाते हैं। जो फाल्ट होते हैं, जो बचे होते हैं अवशेष, उसको छोड़कर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। और जो वाष्प के रूप में बदल जाते हैं वो ठंडे होने के प्रक्रम में होते हैं, मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है। अब ठंडा कैसे होता है सर, बता रहे हैं। अब वो वाष्प जो बनेगा, क्या वो वेस्टेज होता है, क्या उसका यूज नहीं होता है? उसका भी यूज होता है। जो वाष्प बनते हैं उसका यूज कैसे होता है सर, उसको विभिन्न प्रभाजों में हम यूज करते हैं। जैसे उसको ताप पर द्रवित करते हैं, जो द्रव बनता है उड़ता है, उससे हम क्या करते हैं, कहीं छान लेते हैं। छानने के बाद बेटा उसको पृथक स्थिति में ला देते हैं। पृथक स्थिति में लाने के बाद उससे बहुत सारी पेट्रोलियम के सामान मिलते हैं हमें, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है पेट्रोलियम पे। जैसे बोलेंगे प्रभाजी आसन से क्या क्या प्राप्त होता है सर, बोलेंगे बहुत सारे अवयव प्राप्त होते हैं। पहला लिखेंगे एस्फाल्ट, क्या मिलता है, एस्फाल्ट बेटा, एस्फाल्ट मिलता है। और क्या मिलता है सर, बोलेंगे कि पैराफिन, आप सुने पैराफिन मोम को कहते हैं। पैराफिन एक मोम का एक अवयव है बेटा, रासायनिक क्रिया के बाद मोम बनता है, जो मोम पैराफिन मोम मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है, स्नेहक तेल मिलते हैं। जो स्नेहक हैं हम लोग लगाते वगैरह जाते हैं ना, स्नेहक तेल कर लीजिए, पेट्रोल डीजल ये सब यूज करते हैं, स्नेहक तेल के रूप में आ जाते हैं, वही स्नेहक तेल होते हैं। इसके बाद बेटा डीजल मिलता है, डीजल कर लीजिए, डीजल। आपको पता है वैसलीन जो आप लगाते हैं ना, जो क्रीम पाउडर लगाते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजें होती हैं, सब इसी जगह से मिलते हैं हमको। सब धीरे धीरे लेवल कम करते जाते हैं ना, तो मिलता चला जाता है। और जो पाउडर वगैरह लगाते हैं, जो हमको चुनचुनाता है लगाने के बाद, ठंडी लगाते हैं, अरे ससुरा चिनचिना रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है, तो मतलब क्या होता है उसमें पता है, फास्फोरस के बेटा उसमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं। फास्फोरस के रसायन के कारण ही हमें हमारे स्किन पे गिरते हुए ठंड लगने लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ठंड के कारण ही हम बोलते हैं ससुरा बहुत ठंडा कर रहा है, इसको बार बार पोत कर ही सोएंगे गर्मी में, तो जिससे कि पसीना वगैरह कम आते हैं, या फिर स्वेटिंग जो होते रहते हैं उसको ज़्यादा ठंड देता है, हमारे शरीर को राहत फील कराता है, आराम फील कराता है। बस वही होता है फास्फोरस। वो कहाँ से मिलता है, सब पेट्रोलियम से मिलता है। लास्ट में पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG, ये सब कहाँ से मिलता है, सब इसी से मिलता है बेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसका शोधन करते हैं, है ना। पेट्रोलियम शोधन कैसे होता है, सारा प्रोसेस जैसा बोला गया वो कॉपी पे लिख लेंगे। चलिए अब देखिए पेट्रोलियम का यूज कहाँ होता है, तो आप बताएंगे भैया पेट्रोलियम का यूज, जो आपको किसको नहीं पता है, पेट्रोलियम का नहीं बेटा, पेट्रोल जो मिला प्रभाजी आसन में, उसका यूज बताइए सर। तो बोलेंगे भैया स्कूटर में ये भी लिखना पड़ेगा क्या, लिखिए आप लोग, स्कूटर, मोटर कार, बाइक, मतलब मोटरसाइकिल, इन सब जगह इसका यूज होता है बेटा। अगर इसके बाद डीजल की बात करें, क्या डीजल सर हमारे बाइक में यूज हो सकता है बेटा। लेकिन डीजल पता है आपको, ये हैवी व्हीकल के लिए होते हैं, जो भारी गाड़ियां होती हैं, क्योंकि इसका जो सॉफ्ट होता है बिल्कुल नहीं, तो इस वजह से वो इंजन को ज़्यादा एफिशिएंसी दे। अगर हम पेट्रोल यूज करने लगे डीजल के जगह पेट्रोल यूज करने लगे, तो हमारा जो भारी व्हीकल है जल्दी उसकी इंजन बैठ जाएंगी, खराब होने लगेंगी। इस वजह से हम डीजल यूज करते हैं भारी व्हीकल में बेटा, डीजल तो याद रख लेंगे, भारी मतलब हैवी व्हीकल में। इसके बाद मिट्टी का तेल भी एक है, पेट्रोलियम पदार्थ है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल जिसे बोलते हैं। इसका यूज बताइए सर, इसका यूज कौन नहीं जानता है। हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, तेल से डालकर, तो वही सब तो है तेल, वही केरोसिन ऑयल है बेटा। और केरोसिन और बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। जैसे कि बात करें, कभी आप देखे होंगे कि बता रहे हैं दाग वगैरह छुड़ाने के लिए भी शायद इसका यूज हो जाता है ना। तो इस सब बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब तो बहुत कम इसका यूज होता है। जो गांव में बंटते हैं ना, गल्ले वाले, जो गांव में बांटा जाता है प्रधान के द्वारा, हर महीने जो पीपा आता है गांव में, तो उससे बांटा जाता है ना, हर गांव में बढ़ता है। भले अब हम लोग लेने नहीं जाते हैं, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा लेने जाते थे, लाइन लगाते थे। ससुरा 12 रुपये 13 रुपये का मिलता था। लेकिन अब इसी पेट्रोल को, इसी केरोसिन ऑयल को मार्केट में खरीदेंगे ना, 30 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन प्रधान के गल्ले पे जब लेंगे, पीपा से लेंगे, लाइन लगा के लेंगे, तो उसमें 12 रुपये 15 रुपये लीटर मिलेगा। ससुरा मार भी हो जाता था, लड़ाई भी हो जाता था, लाइन लगाने में ढकेल देते थे, सब डब्बे उठा के फेंक देते थे, है ना। तो इस तरह होता था बवाल। इसके बाद बेटा प्राकृतिक गैस भी तो एक है हमारा, प्राकृतिक
प्राकृतिक गैस। इसमें क्या होता है सर, इसमें गैसीय ईंधन और उर्वरक कारखाने, मतलब इसका यूज जो होता है बेटा गैसीय जो ईंधन के रूप में होता है, गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन के रूप में, जैसे किचन गैस, किचन फ्यूल भी बोलते हैं, किचन ईंधन भी बोलते हैं इसे, जैसे एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके बाद बेटा इसका हम जैविक ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब उर्वरक, जैविक ईंधन के रूप में, जैविक ईंधन मतलब उर्वरक कर लीजिए, उर्वरक ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है। अब इतनी बातें लिख लेंगे, इसके बाद हम चलते हैं एक पते की बात बताते हैं आप लोग को। अच्छा, कौन कौन स्मेल किया हुआ है गैस का, सॉरी एलपीजी गैस का, हाँ कितने बच्चे को सुगंध पता है एलपीजी गैस का? वैसे सारे बच्चों को पता होगा, कभी लीक हुआ होगा। हमारे यहाँ तो जहाँ हम लोग रहते थे अपने फ्लैट में, तो वहाँ पे क्या होता था, एक बार हुआ था गैस ही फट गया था ससुरा, लाया वो रखने वाला, सिलेंडर उतारने वाला ऊपर चढ़ा के गया, फ्लोर पे रख कर चला गया। तो हमारे एक साहब जी थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने क्या किया, उस गैस को थोड़ा सा छेड़छाड़ उसमें करने लगे। बाय द वे वो क्या हुआ बेटा, फटने लगा, मतलब कि इस कदर वो फटा, मतलब छोटा गैस था, इतना समझ लीजिए, नहीं तो फिर घर ही उड़ गया होता ससुरा। उनका हाथ वगैरह पूरा जल गया था, भागे, हम लोग को तुरंत चिल्लाए, हम लोग दूसरे रूम में थे, है ना, तो हम लोग तुरंत रूम अंदर से बंद कर लिए, लेकिन वह बंद करते करते फट गया, और जब फटा ना पूरा दीवार पूरा काला कर दिया, मतलब इतना बेजोड़ तरीके से फटा था, और बच गए, वो जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह कहानी घटी थी हमारे सामने खुद। तो बेटा याद रखेंगे। अब इसमें एक पते की बात आपको ये बताते हैं, जो पेट्रोलियम जो गैस महकता है, जो गैस बदबू करता है, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो बदबू करता है, उसमें क्या एलपीजी बदबू करता है या गैस बदबू करता है? नहीं, बोलेंगे गैस नहीं बदबू करता है, इसमें एक रासायनिक पदार्थ मिला होता है, उसका नाम होता है मरकैप्टन के कारण ही हमें पता चल पाता है लिक्विड, मतलब इसके स्मेल को तभी हम जान पाते हैं जब उसमें मरकैप्टन मिला होता है, नहीं तो फिर हम नहीं जान पाते। घर में आग भी लग जाती, हमें पता नहीं चलता, है ना। तो इस वजह से मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि आसानी से एलपीजी की सुगंध हमको पता चल जाए, जिससे कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमें सचेत रहेंगे तभी जब हमको स्मेल पता चलेगा। जब ससुरा स्मेल ही नहीं पता चलेगा तब तक गैस चलाई बार नहीं, हो गए, वो काम हो गया भैया, होलिका जल गया। तो इस तरह घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम मरकैप्टन याद रखेंगे, जो एलपीजी होता है बेटा इसमें मरकैप्टन मिला होता है। अब एलपीजी का घटक बता दीजिए, तो एलपीजी के घटक बताएंगे, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। सीएनजी का घटक बता दीजिए, सीएनजी का घटक मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका घटक बताइए क्या होगा? तो बताएंगे मीथेन यानी कि CH4, ब्यूटेन का मतलब C4H10 होता है। अब इस सब हम निकालने का तरीका आपको बताएंगे, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे इसे। प्रोपेन का मतलब क्या हो जाता है? प्रोपेन का मतलब हो जाता है बेटा C3H8 हो जाता है प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप। हाँ, अब देखिए मीथेन में क्या होगा, मीथेन प्लस यहाँ पे एक और मिला होता है, शायद प्रोपेन ही होता है, लिख लीजिए प्रोपेन, यह मिला होता है। तो सीएनजी में मीथेन प्लस प्रोपेन और एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, ये चीज आप लिख लेंगे बेटा, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं कोयला की तरफ। अच्छा, कोयला क्या होता है? कोक, जिसे हम बोलते हैं कोयला, कोयला यानी कोक। इसकी भी कहानी वही है, इसमें यही कहानी हम आपको फिर सुनाएंगे। लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले जो घने जंगल थे वो दब गए, ताप दाब के कारण बेटा एक कठोर पत्थर के रूप में हो गए। यही कठोर पत्थर जो बेटा निकला ना, इसी से हम कोयला प्राप्त कर लिए। 3 प्रकार के कोयला होते हैं, इसी को कोयला बोलते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सर कितनी होती है? तो यहाँ पे लिख लीजिए कार्बन की मात्रा, और यहाँ पे लिख लीजिए आप कार्बन की मात्रा के बाद यहाँ पे लिख लीजिए बेटा दाह पदार्थ जो जलते हैं, दाह्य पदार्थ, कितना दहन पदार्थ होता है। और इसके बाद लिख लीजिए आप यहाँ पे मॉइस्चर मतलब नमी लिख लीजिए। 3 लाइन इसे बना लीजिए आप, ठीक है ना। एंथ्रासाइट लिख लीजिए पहला कोयला। दूसरे कोयला का नाम लिख लीजिए भैया बिट्यूमिनस। जो तीसरा कोयला है ना बेटा, इसका नाम लिख लीजिए आप लिग्नाइट लिख लीजिए। जो चौथा कोयला है ना, सबसे बेकार कोयला है, पीट लिख लीजिए। इसको हम घर पे भी बना सकते हैं पीट को। अब देखिए एंथ्रासाइट, अगर बोला जाए एंथ्रासाइट में कितना कार्बन की मात्रा होती है, तो बोलेंगे 96% होती है। कितना दहन का पदार्थ होता है, बोलेंगे 1%, 1% दाह पदार्थ होता है, मतलब कि कहिए खराब। इसके बाद बेटा कितना % नमी होता है? जिसके अंदर नमी जितना कम होगा उसके अंदर उतना ज्यादा कार्बन होगा। ये उल्टा होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप इसे याद कर लेंगे। जिसके अंदर जितना नमी होगा वो उतना खराब होगा कोयला, जिसके अंदर जितना कम नमी होगा उसके अंदर उतना अच्छा कार्बन की मात्रा होगा, वो उतना ज़्यादा ज्वलनशील होगा बेटा। तो याद रख लेंगे, इसके अंदर 3% होता है नमी सिर्फ, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम लोग ट्रेन वगैरह चलाने में बहुत पहले यूज करते थे, 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय, तो बहुत ज़्यादा यूज होता था इसका। अरे बिट्यूमिनस का एक और नाम है, लिख लेंगे, इसे डामर कोयला बोलते हैं, डामर कोयला भी बोलते हैं इसे हिंदी में।
इसमें 65% कार्बन होता है बेटा, 65% कार्बन होता है। और इसमें जो दाह्य पदार्थ होता है लगभग 2 से 3% होता है। इसका दाह्य पदार्थ आप बता दीजिएगा, चलिए मत लिखिए दाह्य पदार्थ। अगर नमी की बात करें तो नमी इससे ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है 10 से 15% होता है, 10 से 15% नमी होता है इसमें, ये लिख लेंगे। अब लिग्नाइट आ गया। लिग्नाइट में बोला जाए कितना परसेंट कार्बन होता है तो बता देंगे 38% कार्बन होता है भैया, 38% कार्बन की मात्रा होती है। इसे भूरा कोयला बोलते हैं, भूरा कोयला, ब्राउन कोल भी बोला जाता है इसे। और इसमें जो नमी होता है बेटा 43% के आसपास में होता है नमी, देखिए इतना ज़्यादा नमी होता है। और पीट में तो पता है आपको 60+ % नमी होती है, 60+% नमी होती है। और इसमें कार्बन की मात्रा जाहिर सी बात है 38 से कम ही होगा, तो आप जान गए ना, ये कोयले का क्रम है जिससे आपको पता हो गया। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं कोयले के ईंधन की तरफ आ जाते हैं। कोल से हमें कितने ईंधन, कौन कौन से ईंधन प्राप्त होते हैं, है ना। जो कोयले हैं, कोयला से हमें कौन कौन से ईंधन प्राप्त होता है। पहला लिखेंगे कोल तार। कोल तार हमें कोयले से मिलता है बेटा, कोक जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का फॉर्मूला कौन बताएगा, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, जिसमें हम कपड़े का रंग उड़ाने में, है ना, जैसे बेंजीन से आप स्वेटर साफ करते हैं, जो स्वेटर होता है धुलते हैं, स्वेटर बोलते हैं लोग, धुलो उस आता है ना इजी कैसे बनता है, ये बेंजीन से ही बनाया जाता है इजी, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे बेटा। बेंजीन हो गया। इसके बाद टाइलुइन हो गया। इसके बाद नेप्थलीन हो गया। इसके बाद फिनॉल, कीटनाशक है बेटा, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं घर में अपनी साफ सफाई में, फिनॉल, ये हो गया कोल तार के अंतर्गत। इसके बाद कोक, दूसरा कोयला से जो हमें मिलता है कोक है, कोक दूसरा ईंधन मिलने वाला कोयला से कोक। इसके अंदर क्या आता है सर, इसको जलाने से ना हमको कम धुआं, देखिए कोक ऐसा बेटा ईंधन है ना, हमें जलाने से बहुत ही कम धुआं मिलता है, इस वजह से कोक को बोलते हैं बहुत परफेक्ट ईंधन है बेटा, क्योंकि जो ईंधन जलाने से अगर कम धुआं दे तो बिल्कुल परफेक्ट ईंधन माना जाता है। ये चीज़ ज्ञात मतलब गांठ बना के रख लेंगे आप, कि जिस ईंधन को जलाएं और वो कम से कम धुआं दे उसे बोलते हैं क्या, परफेक्ट ईंधन। एलपीजी कभी धुआं देती है, बताइए, एलपीजी अगर धुआं देने लगी ना तो घर के सारे पर्सन धुआं दे देंगे, तुरंत धुआं देंगे, है ना। इस वजह से एलपीजी धुआं नहीं देती है ना। इस वजह से एलपीजी को अच्छा मानते हैं कि घर का खाना वगैरह बनाते हैं, जिससे पोल्यूशन वगैरह कम होता है। जैसे देखिए अभी पेट्रोलियम को कम करके सरकार जगह जगह सीएनजी का, कह लीजिए कि सीएनजी जैसे पेट्रोल पंप है ना, उसी तरह सीएनजी पंप बनाने लगी सरकार। अब उससे क्या हो गया, हरित गृह आ गया हमारे अंदर, हरित गैस मिलने लगे, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा पोल्यूशन। ठीक है, सीएनजी बहुत ज़्यादा खतरनाक है बेटा, क्योंकि जब फटा ना, जहाँ फटेगा उसको पूरा एरिया साफ कर देगा, समझ रहे हैं ना। उस वजह से आप देखते होंगे जो टैंकर वैंकर बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे सीएनजी यूज होता है, वो बहुत सुरक्षा से यूज करते हैं उसको। जब लाया जाता है गैस वगैरह तो बहुत सुरक्षा के साथ लाया जाता है ना, जिससे कि दुर्घटना कम घटे, नहीं तो एक फटा ना तो एरिया साफ हो जाएगी पूरा। तो इस वजह से जो कोक होता है बेटा, इसमें कम धुआं होता है और यह परफेक्ट ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे कोल गैस भी बेटा हमारा आ जाता है कोल से प्राप्त होने वाले ईंधन के अंतर्गत। कोल गैस लिख लीजिए। कोल गैस में क्या आता है सर, वही हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, एथिलीन आता है। इसके बाद बेटा एसिटिलीन आ जाता है, इसके बाद बेटा ये सबका मिश्रण होता है, कह लीजिए का हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन का मिश्रण होता है कोल गैस। ये हो गया। अब हम चलते हैं ईंधन के प्रकार की तरफ। ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, फटाफट लिखते चलिए। ईंधन के कितने प्रकार होते हैं कौन बताएगा। ईंधन के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, पहला होता है बेटा घरेलू ईंधन। लिखिए घरेलू ईंधन। इसमें क्या क्या आता है सर घरेलू ईंधन में, सुन तो लीजिए पहले जनाब। घरेलू ईंधन में क्या क्या आता है तो बोलेंगे घरेलू ईंधन में लकड़ी, कोयला, केरोसिन और एलपीजी गैस से प्रयुक्त होने वाले ईंधन आ जाते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, घरेलू ईंधन। दूसरा ईंधन कौन सा होता है सर, बोलेंगे औद्योगिक ईंधन, इंडस्ट्रियल फ्यूल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, औद्योगिक ईंधन। औद्योगिक ईंधन में क्या आता है सर, क्या उद्योग में यूज होता है सारी चीजें, कंपनी वगैरह में यूज होता है क्या इसका, इंडस्ट्री में यूज होता है क्या इसका। हम बोलेंगे बहुत परफेक्ट पकड़े हो बेटा। इसका जो औद्योगिक ईंधन होता है ना, औद्योगिक ईंधन का यूज हम इंडस्ट्री वगैरह में थोड़े करते हैं, अपने प्रसाधन में यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेफ्था हो गया, कोयला हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब कह लीजिए हम अपने संसाधन जो हमारा कह लीजिए कि प्रसाधन सेवाएं हैं जो उसमें यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको याद रख लेंगे। वाहन हो गए कह लीजिए कि, और वाहन सेवाएं जितनी भी मिलती हैं, जितने प्रकार की होती हैं, सब में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी यही सब तो यूज करते हैं। बस वही है हमारा औद्योगिक प्रसाधन या फिर औद्योगिक ईंधन, याद कर लेंगे। तीसरा ईंधन क्या है सर, तो तीसरा बताइए, तीसरा बताएंगे इंजन ईंधन। अब देखिए इंजन ईंधन जो है बेटा ना,
वह आपका औद्योगिक ईंधन से मिलता जुलता है। इसमें भी पेट्रोल आ जाता है और डीजल आ जाता है। डीजल, एक मिनट, डीजल, पेट्रोल डीजल इसमें भी आता है, पेट्रोल डीजल इसमें भी होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है आपका नेफ्था हो जाता है, कोयला हो जाता है, सीएनजी हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें पेट्रोल डीजल और केरोसिन तेल इसमें आ जाता है इंजन ईंधन में, याद रखेंगे बेटा। लास्ट चौथा लिखेंगे रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन इस समय अगर बोला जाए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का रिसर्च सेंटर है बेटा, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका स्थापना 1969 हुआ था। इसके समय हेड कौन है, सीईओ कौन है, के सिवान है। के सिवान जब भी कोई चीज लॉन्चिंग करते हैं बेटा, कोई आपको पता है जो मून पे लॉन्च हुआ था अभी चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था 22 अगस्त को लॉन्च हुआ था। 22 अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था। वो फेल मार गया बाय द वे, लेकिन उसका रोवर भी काम कर रहा है। रोवर और एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर काम कर रहा है, रोवर फेल मार गया। एक 2008 में लॉन्च हुआ था बेटा चंद्रयान 1, 2008 में लॉन्च हुआ था। 8 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। वो भी सक्सेस रहा, कल जी उसको भी हम लोग राउंड करने के लिए भेजे थे। इसके बाद मंगलयान 2013 में गया था। इसके बाद बेटा आपका कहा जाए 2021 के लिए भी लोग संसाधन जुटा रहे हैं, मतलब कि अपना व्यवस्था बना रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए। मतलब ये सब सारे लॉन्चिंग जो होते हैं, हमारे कहने का मतलब ये सब सारे लॉन्चिंग जो होते हैं बेटा, इसमें कौन सा ईंधन यूज होता है? तो क्या पेट्रोल डीजल यूज होता है? नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं यूज होता बेटा। इसमें जो यूज होता है ना, उसका नाम आप लिख लीजिए, पूछा जाएगा आपसे तो आप बता देंगे। इसमें होता है मेथिल हाइड्राइजीन, मेथिल हाइड्राइजीन यूज होता है। और क्या यूज होता है इसमें? द्रवित हाइड्रोजन यूज होता है। द्रवित हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अपने भविष्य का ईंधन बोलते हैं, द्रवित हाइड्रोजन। ये दोनों गैसें इसमें यूज होते हैं, इसको लिख लेंगे, इसे बोलते हैं रॉकेट ईंधन। यह तो रहा हमारे ईंधन के प्रकार। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे? ठोस ईंधन। ठोस ईंधन क्या होता है? अभी हम तो बताए थे आपको, आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना, लिख लिए होंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो सर की बात मानते हैं ना, है ना, हमारे शेर और शेरनियों। आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन पे नहीं ध्यान देंगे तो फेल मार जाएंगे बेटा, इतना समझ लीजिए। फिर लटके रहेंगे, कहेंगे आज देखेंगे कल देखेंगे, आधा देखकर भाग जाते हैं, है ना। तो आधा देखकर भागने वाली बंद काम कर दे, ठीक है ना। अपना पूरा देखें वीडियो मस्ती के साथ। जहाँ पे आपका टीचिंग लगा है, टीचिंग के साथ बेटा आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी फॉलो करें, जिससे आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। यही सब सारी चीज़ें यूपी टेट में भी आएंगी। यूपी टेट स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे हिंदी के मैक्सिमम क्लासेस दिए जा चुके हैं, आप उसको देखिए, 30 क्लासेस वहाँ पे हैं। आगे आने वाले समय में बहुत सारी स्टार्ट हो जाएंगे। जो LCM SCF का आता है पोर्शन ना यूपी टेट में, सब कुछ वहाँ पढ़ाया गया है, आप वहाँ पे देखिए बेटा, ठीक है। स्टेटस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ शेयर करिए आप, ठीक है। तो करंट के मैक्सिमम टॉपिक भी वहाँ पे दिए जाते हैं, आप देखिए, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए बस। आगे देखिए अब बेटा, इसमें क्या होता है आपको? ठोस ईंधन क्या होता है? ठोस ईंधन बता दीजिए एग्जाम्पल से ठोस ईंधन का। तो बस वही होता है ठोस ईंधन। क्या होता है? कोयला होता है, मतलब लकड़ी का कोयला हो गया, पत्थर वाला कोयला हो गया, और गोबर का कंडी हो गया, यही सब होता है ठोस ईंधन। ठोस ईंधन पता चल गया क्या होता है? मतलब कि हमारा ईंधन ठोस के रूप में भी प्राप्त होता है। दूसरा लिख लीजिए बेटा, द्रव ईंधन। अब द्रव ईंधन में क्या क्या आता है सर? डीजल, पेट्रोल, एल्कोहल और केरोसिन ऑयल। एल्कोहल आप देखे होंगे, स्प्रिट। आपने अगर अपने लैब में, अपने लेबोरेटरी में, अगर आपने कभी इंटर वगैरह में अपना रिसर्च वगैरह किया होगा, तो स्प्रिट वहाँ पे देखने को मिलता है। स्प्रिट बहुत खतरनाक होता है, हाथ पे लगाने पे बेटा मतलब कि बिल्कुल ठंडा लगता है। जब कट छट जाता है कहीं, हमारे यहाँ यूज होता है, हमारे लोग डॉक्टर हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे यूज करते हैं हमारे घर में, तो लोग उसको रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद देखेंगे वहाँ का चीज़ साफ करके फिर वहाँ पे अपना जो भी एंटीबायोटिक क्रीम वो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे साफ किया जा सकता है, वो बहुत तेज उसमें आग पकड़ता है, समझ रहे कि नहीं। उसको कभी ऐसे खुले में रख देंगे तो उड़ जाएगा ससुरा, कम हो जाएगा, है ना, समझ रहे कि नहीं, कम हो जाता है और बहुत ठंडा लगता है देखने में। इसको लेबोरेटरी में हम लोग लैब वगैरह में जब कोई चीज़ गर्म करना होता था अपने फ्लास्क वगैरह में, तो उसको जलाकर हम गर्म करते थे उससे, हमको याद है, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किया अपने कॉलेज लाइफ में भी, है ना। अब देखिए द्रव ईंधन के बाद बेटा, अब बता देंगे द्रव ईंधन के बाद अब गैसीय ईंधन सबको पता है, ज़्यादातर घर में यूज होता है। एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। सीएनजी घर में नहीं यूज होता है मतलब एलपीजी घर में यूज होता है, सीएनजी हम लोग यूज करते हैं ना व्हीकल्स वगैरह में, तो वो सीएनजी भी आपका कैसा ईंधन है? गैसीय ईंधन है। जैसे हम लोग गोबर गैस यूज करते थे, वाटर गैस का कोई फार्मूला बताएगा? वाटर गैस का फार्मूला क्या हो जाता है? H2+CO। लिख लेंगे बेटा, आपने पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। इस बार एमसीक्यू जो बनाएंगे ना हम, तो ये सब क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़े रहिए।
वाटर गैस के बाद बता देंगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस भी एक तरह से गैस है बेटा, इसका भी यूज होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गैस का अगर बोले फार्मूला बताइए तो क्या बताएंगे प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला? En2 प्लस CO, En2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यही दोनों में है। प्राकृतिक गैस, LPG सब गैसी फॉर्म में होते हैं। ये तीनों चीजें थी जो आपको पूछा गया था, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। क्या होते हैं ईंधन पदार्थ के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो बोलेंगे हाँ पाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल क्या हम मूल अवस्था में यूज कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं यूज कर सकते। हमने बता दिया क्या कारण है। क्या पेट्रोल आपके कह लीजिए कि पेट्रोल, डीजल ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? ये बातें आपको पता होगी। अब एक लास्ट चीज जो पढ़ना है आपको, बहुत धाकड़ चीज है बेटा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको पढ़ लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? क्या होता है सर? ये दो प्रकार का होता है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त क्या होता है सर? अब तुम बता दिया हाइड्रोकार्बन दो होता है, एक संतृप्त एक असंतृप्त, क्या यही लिख के चलेंगे? नहीं बेटा, इसके अंदर लिखना है आपको। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वे हाइड्रोकार्बनों के यौगिकों के जिनके मध्य कार्बन कार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड बनता है। केवल सिंगल बॉन्ड के लिए जाना जाता है आपका क्या बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन उसी जगह जब डबल मतलब कि जब डबल मतलब कि द्विबंध जिसे बोलते हैं द्विबंध, जब द्विबंध और जब त्रिबंध बनता है, त्रिबंध बनता है कार्बन कार्बन के मध्य, दो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के मध्य मतलब दो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बनों के मध्य मतलब दो हाइड्रोकार्बन के यौगिकों के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड मतलब कि द्विबंध और त्रिबंध बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कम से कम एक द्विबंध या फिर त्रिबंध बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड ही केवल बनता है, सिंगल मतलब कि केवल एकल बंध बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केवल संतृप्त कार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक मिनट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे एकल बंध बोलते हैं, इसे लिख लीजिए। अब संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है सर? अब इसी के लिए तो सारा रचना हमको रचना है। अब तीन फार्मूला आप लोग को याद करना है, ध्यान से देखेंगे। अब सब कुछ बताते चलेंगे, पहले संतृप्त के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला के अंदर पहला फार्मूला लिखेंगे एन का, एन का फार्मूला। एन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब सर एन का मतलब वही सिंगल बॉन्ड जिसमें बनता है उसे एन बोलते हैं, जिसमें द्विबंध बनता है उसे कहते हैं आइन, सॉरी इन बोलते हैं, इन मतलब कि CnH2n बोलते हैं। जिसमें ट्रिपल बंध बनता है उसे आइन बोलते हैं, ट्रिपल बंध वाले को, यानी कि CnH2n+2, सॉरी -2 बेटा, -2 यह होता है। ये तीनों फार्मूला होता है। जो यह वाला फार्मूला होता है ना, इसमें मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक 10 तक होते हैं। 10 का नाम लिखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर हम इसके अंतर्गत केवल देखें, इन दोनों को इरेज कर दें तो देखिए, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, जब n की वैल्यू n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ पे, तो n के प्लेस पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे n का यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, C1H2 गुणे 1 + 2 तो क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा। जब n के प्लेस पे 2 रखेंगे, n के प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो C2H2 गुणे 2 + 2 क्या मिलेगा? C2H 2 दूनी 4 2 6 C2H6 मिलेगा। इसी तरह n के प्लेस पे जब 3 रखेंगे बेटा ना, तो हमें क्या मिलेगा? C3 3 दूनी 6 2 8 मिलेगा। इसे बोलते हैं प्रोपेन। जब n के प्लेस पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C4H के प्लेस पे, देखिए n के प्लेस पे 4 हो गया तो 4 दूनी 8 2 10 H 10 हो जाएगा। यही होता है ब्यूटेन। इस तरह हम आपको फॉर्मूला लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते चलें। अब देखिए, आपको पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 के आसपास होता है। जब परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसे हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके लास्ट में हमेशा 2 4 आता है, 4 2 6। जब इसके पास 4 आता है तो मतलब ये 4 कार्बन हमेशा लेना चाहेगा, मतलब 4 अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा ना, एकल बंध। जब 4 बनाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 होना चाहिए, 8 अगर पूरा हो गया तब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि सॉरी बंध जो है पूरा होगा। इसका जो लास्ट में जो एलिमेंट है वो पूरा हो जाएंगे। इसी तरह जो CH4 है बेटा, CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं? H एक यहाँ पे ऐसे दे देगा, एक H यहाँ पे दे देगा,
एक H यहाँ से दे देगा, एक H यहाँ से दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, इसके पास 1 है मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 है मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके पास 4 है मुक्त अवस्था में 4। ये चारों जो है ना हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड के साथ साझा कर लेंगे, एक एक बॉन्ड के साथ साझा कर लेंगे, एक एक बॉन्ड के साथ साझा कर लेंगे। इस तरह होता है, यह सहसंयोजक बंध के अंतर्गत आता है। सहसंयोजक बंध इसे बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध की साझेदारी वाली बॉन्ड है सर। भैया तुम भी एक ले लो, हमें भी एक दे दो, हमारा भी 2 पूरा हो जाएगा, तुम्हारा अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह इसे एकल बंध बोलते हैं। एक और एकल बंध का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए CH4 का ले लिए, एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे N के प्लेस पे 2 रख देते हैं, तो C2, 2 दूनी 4, 4 2 6, C6, लेकिन एथेन का ले लेते हैं। इसलिए कार्बन कार्बन के मध्य एक बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया। दोनों अपना, यह भी अपना दो एलिमेंट पूरा कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए, और ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, है ना। तो इस तरह एकल बंध हो गया। अब आपको फार्मूला लिखवाते हैं। कोई नहीं बोलेगा समझ में नहीं आया, सभी लोग बोलेंगे समझ में आया, सर नहीं आया तो फिर से देखिए वीडियो पिछवा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे बोले हम मेथेन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है सर। तो मेथेन में मेथेन की n की वैल्यू 1 आती है, जब n की वैल्यू 1 आती है तो CH4 मिलता है, मेथेन का फार्मूला हो गया। मेथेन के बाद एथेन में क्या होता है, CnH2n+2 की जगह n के प्लेस पे 2 रखते हैं, n बराबर 2, n बराबर जब 2 आता है तो 2 यानी कि C2H, 2 दूनी 4 + 2 6, यानी कि H6। सबको समझ में आना चाहिए, एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। आप देखिए कई सारा बता रहे हैं, सबको समझ में आएगा। एथ के बाद प्रोपेन आता है। प्रोपेन में क्या होता है, n की वैल्यू 3 होती है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो हम लिख देते हैं C3, 3 × 2 + 2, 3 यानी कि C3, और 3 दूनी 6 2 8, H8 हो गया, यह प्रोपेन हो गया। इसी तरह ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में क्या होता है, n की वैल्यू 4 होती है। तो n की वैल्यू जब 4 होगी तो C4 या 4 × 2 + 2, तो 4 C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। इस तरह मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट आ जाता है, पेंटेन होता है। पेंटेन में n बराबर 5 होता है, तो यहाँ पे C5H5 × 2 + 2, यानी कि C5H12 हो जाता है। इधर एक एक बढ़ाते रहो, इधर 2 2 बढ़ाते रहो, इधर एक एक, इधर 2 2, इस तरह बढ़ाते चले जाओ। फिर पेंटेन के बाद इसको लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं, लिखिए इसे फटाक से। पेंटेन के बाद हेक्सेन आएगा, हेक्सेन में n की वैल्यू 6 हो जाएगी, हेक्सेन n बराबर 6, यानी हेक्सेन में क्या होता है, C6H 6 × 2 + 2, यानी कि H6। देखिए 5 से 6 हुआ, अब यहाँ पे 12 से 14 हो जाएगा, यह 14, इस तरह क्रम से बढ़ता चला जाएगा। n बराबर 7 मतलब हेप्टेन में क्या होगा, C7H7 × 2 + 2, कितना हो जाएगा बताइए। C7 यहाँ पे 1 बढ़ा 7, और यहाँ पे 2 बढ़ेगा, H16, ये हो जाएगा बेटा, 7 दूनी 14 2 16। n बराबर 8 के लिए हेप्टेन ऑक्टेन, हाँ याद आ गया, पेट्रोलियम हम ऑक्टेन संख्या मिलाते हैं उसे शुद्धता मेजर करने के लिए, उसमें प्योरीफाई मतलब उसका शुद्धता देखने के लिए ऑक्टेन संख्या देखते हैं कितना है। पेट्रोल में अगर ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है तो वह फ्यूल ज़्यादा शुद्ध है। और सीटेन संख्या देखते हैं बेटा हम किसमें, डीजल में। सीटेन संख्या अगर ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं भैया कि हमारा डीजल शुद्ध है, इसको लिख लेंगे आप। देखिए ऑक्टेन C8H8 × 2 + 2 होता है, मतलब इसमें क्या होगा, C8 8 × 2 + 2, मतलब 8 दूनी 16 2 18, यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, 1 ज़्यादा 8 और 2 ज़्यादा H18, ठीक है। ऑक्टेन के बाद क्या आ जाता है, नन आ जाता है, नन आ जाता है बेटा, नॉन कर लीजिए इसे, n बराबर 9 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C9H9 × 2 + 2 हो जाता है। यहाँ पे +2 है नीचे की तरफ, यहाँ पे C9 हो गया, और 9 दूनी 18 2 20, H20 हो गया। एक लास्ट लिख लीजिए, नन डोक कर लीजिए, डक, तो n बराबर 10 हो जाता है। इसमें क्या होगा, C10 हो जाएगा और H22 हो जाएगा, ये हो जाता है। इसी तरह आप बना देंगे भैया, ये तो रहा एन का, इसी तरह इन का भी बनाएंगे, आइन का भी बनाएंगे, सब आप बनाकर हमें दिखाएंगे क्या, कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब देखिए आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक बता देते हैं, जैसे इन का, ये एन का था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, एक्सेन, ऑक्टेन, नन, ऑक्टेन के बाद नन, डक, ये था ना। इसी तरह सेम इन का भी होगा, आइन का भी होगा। तेज बोल दिए हो तो आपके पास प्लेलिस्ट में भैया ऊपर यूट्यूब आपको एक तरह से संसाधन दे रखा है, या आप ऊपर जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्ले स्पीड में जाएंगे, प्ले स्पीड से हमारा स्पीड स्लो कर लेंगे। यह आपको मिला हुआ है सुविधा यूट्यूब की तरफ से।
देखिए इन में क्या होता है सर, इन में फार्मूला बताए थे ना, CnH2n होगा। एन में क्या था, यहाँ पे +2 था, आइन में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बस। अब देखिए एन बराबर जब 1 रखेंगे तो मिलता है हमें मेथीन, पहले मेथेन मिलता था, एन लगा देते थे मेथेन में, तो अब मिलेगा मेथीन, एथीन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह मिलता चला जाएगा। जैसे हम बात करते हैं मेथीन का, मेथीन का फार्मूला क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 1H2, मतलब कि CH2 होता है। अब n बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा, मेथीन के बाद एथीन मिलेगा, एथीन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो C2, 2 दूनी 4, H4 मिल गया। अब इसका अगर बाउंडेशन बनाते हैं बेटा, बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, बंध बनाते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। देखिए क्योंकि इसको हमको 4 एलिमेंट चाहिए ना C को, तो 2 इससे ले लिया, दोनों में बंध बन गया, और एक एक इससे बन गया। इस तरह 4 इसका भी पूरा हो गया और इन दोनों का एक एक भी पूरा हो गया। इसे बोलते हैं क्या हम बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n बराबर 3 का मतलब मेथिन, एथिन, प्रोपीन में क्या होता है, C3 और यहाँ 3 दूनी 6, H6, बस इसका दो गुना, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, इस तरह करते चले जाएंगे। ठीक है, मेथिन के बाद क्या आ जाएगा, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह चला जाएगा आपका, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह चला जाएगा। बस n की वैल्यू आपको रखते जाना है, ठीक है ना। अब इसका बाउंड देखिए भैया, C का डबल बाउंड C, फिर डबल बाउंड C, अब यहाँ पे एक हाइड्रो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब जगह एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे बीच में डबल आ जा रहा है, इस वजह से ये भी आ जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के तरफ। अब इसके बाद एक चलते हैं लास्ट में, इनका हो गया, आयन का देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। आयन में क्या होगा भैया, CnH2n -2, जैसे n की वैल्यू 1 होगा जब, तो C1H2 n की वैल्यू 2, यानी कि C केवल आ जाएगा, -2 होगा 0 हो जाएगा, यानी कि C केवल बचेगा। ठीक है, C ही बचेगा ना, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 दूनी 2 माइनस हो गया। तो हाँ, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए C2, 2 दूनी 4, H4 -2, यानी कि C2H2 मिलता है। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 -2, हाँ यहाँ पे सही, यहाँ पे केवल C मिलेगा बेटा, और यहाँ पे हमको मिल गया क्या, मेथाइन, या मेथाइन है या एथाइन है, मतलब सॉरी हाँ एथाइन बोलते हैं इसे, एथिलीन, जिससे हम लोग का वाइन वगैरह बनता है, यही है एथाइन है बेटा। या एथाइन के बाद एक एसिटिलीन आता है, एसिटिलीन से हम लोग बनाते हैं CH4OH, यह होता है जिससे हम बनाते हैं C2H4 होता है, C2H4 होता है और OH होता है, अल वाला फार्मूला होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। इस तरह होता है भैया आयन वाला। अब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, C3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -2, यानी कि 3 दूनी 6 -2 4, C3 और 4। ठीक है, इस तरह बनता चला जाएगा क्रम से, आप लिख सकते हैं इसे बेटा। यही रहा आपका फार्मूला, जिसे हम असंतृप्त और संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है भैया तो एक बार फिर से देखेंगे, 100% समझ में आएगा, है ना। चलिए, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करेंगे, हमें पता है, आप लोग दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन एक मिनट, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण का आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे बेटा, जिससे कि आपको वहाँ पे सारे PDF वगैरह प्रोवाइड होते हैं, आप देख सकें वहाँ पे, ठीक है ना, जो उचित है। और आप लोग बिल्कुल भी आहत ना हुआ करें, आपका वीडियो मतलब कि बिल्कुल आपका सिलेबस खत्म होगा, खत्म होने के कगार पे है, और PDF वगैरह के लिए मारामारी ना किया करें भाई साहब आप लोग, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना, बहुत अच्छा होगा वो नोट्स, आपकी UP टेट तक काम देगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।